नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं न्यूज़ 10 के टॉप हेडलाइंस के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ब्रिक्स वर्चुअल समिट में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के जंगलों में छिपे 2 आतंकवादी। गुडर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी। शुरुआती गोलीबारी में सेना के 2 जवान घायल। बिहार एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में दावे और आपत्ति की डेडलाइन बढ़ाने से शीर्ष अदालत ने किया था इनकार। बीजेपी सांसदों की कार्यशाला का अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पहले दिन जीएसटी रिफॉर्म और सरकार की नीतियों समेत अन्य मुद्दों पर विचारों का हुआ आदान प्रदान। और खेल की खबरों में सिनर को हराकर स्पेन के अल्कराज ने जीता यूएस ओपन का खिताब। वर्ल्ड नंबर 1 का ताज भी छीना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ब्रिक्स वर्चुअल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस समिट में अमेरिकी टैरिफ से निपटने के तरीकों और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। इससे ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने व्यापार और टैरिफ पर अमेरिका की नीतियों से उत्पन्न व्यापार व्यवधानों पर चर्चा के लिए बुलाया है। भारत 2026 में ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करेगा और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। यह जिम्मेदारी ब्राजील से भारत को 1 जनवरी 2026 से मिलेगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों से सेना की मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। जवानों को इलाज के लिए आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया है। सेना के सूत्रों के अनुसार कुलगाम के गुदर इलाके में जंगल में 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली है। इस पर एसओजी, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने घेराबंदी की है, जिस पर दोनों ओर से हुई गोलीबारी में जवान घायल हुए हैं। आतंकियों की तलाश में अभियान इस समय जारी है। बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आज दूसरा दिन है। ये कार्यशाला संसद भवन परिसर में स्थित जीएमसी बालयोगी सभागार में आयोजित की जा रही है। रविवार को इस कार्यशाला के दौरान एक ऐसा दृश्य देखा गया जिसे बीजेपी हमेशा अपने लिए गर्व का विषय बताती रही है। अपने शीर्ष नेतृत्व की सादगी, अनुशासन और अपने कार्य व्यवहार के जरिए लोगों को प्रेरित करने की विशिष्ट शैली। इसी सादगी और अनुशासन का पाठ प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया जब वो इस कार्यशाला में किसी साधारण सांसद की तरह अंतिम पंक्ति में जा बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संसद परिसर स्थित जीएमसी बालयोगी सभागार में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी का एक अनोखा उदाहरण देखने को मिला। उन्होंने साथ ही सांसदों के बीच अंतिम पंक्ति में बैठने का विकल्प चुना। प्रधानमंत्री मोदी एक सामान्य सांसद की तरह सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सांसद कार्यशाला की तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में आयोजित सांसद कार्यशाला में भाग लिया। पूरे भारत से आए सांसद सहयोगियों और वरिष्ठ नेताओं ने विविध मुद्दों पर अपने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। भाजपा सांसद रवि किशन ने एक्स पर इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, एनडीए सांसदों की कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे। यही भाजपा की ताकत है, जहां संगठन में हर कोई एक कार्यकर्ता है। सभी लोग प्रधानमंत्री की सादगी, विनम्रता और जमीनी जुड़ाव की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में 11 सालों के तक सर्वोच्च पद पर विराजमान रहने के बावजूद उनमें अहंकार लेश मात्र भी मौजूद नहीं है और उनका कार्यकर्ता भाव हमेशा जागृत रहता है। इसलिए सांसदों के लिए आयोजित कार्यशाला में वह सहजता से अंतिम पंक्ति में जाकर बैठ जाते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपनी कर्मठता और त्याग के बल पर सर्वोच्च पद को हासिल किया है, इसकी यह सादगी जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती है।
कार्यशाला के दौरान भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों और दरों में कटौती जीएसटी 2.0 के लिए धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। सांसदों ने कहा कि सरकार के फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कई राजनीतिक दलों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की बेंच सुनवाई करेगी। याचिका दायर करने वाली पार्टियों में आरजेडी और एआईएमआईएम जैसे चुनावी दल शामिल हैं। इन दलों ने कोर्ट में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चुनाव से ठीक पहले एसआईआर के फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर चुका है, लेकिन ये पहला मौका है जब राजनीतिक दलों की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए मतदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने दावे और आपत्तियां दाखिल करा सकेंगे। 1 सितंबर की सुनवाई में चुनाव आयोग ने अदालत को बताया था कि दावे, आपत्तियां और सुधार 1 सितंबर के बाद भी दाखिल किए जा सकते हैं, लेकिन इन पर विचार केवल अंतिम मतदाता सूची तैयार होने के बाद ही होगा। आयोग ने कहा था कि अंतिम नामांकन तिथि तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। आठ सितंबर भारतीय संस्कृति और संगीत के दीवानों के लिए खास दिन है। आज भारत रत्न भूपेन हजारिका की जयंती है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद कर नमन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, भूपेन हजारिका जी को उनकी जयंती पर याद करते हुए जिस तरह हम उनके जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत कर रहे हैं, इसी कड़ी में उनके जीवन और संगीत पर कुछ विचार लिखे हैं और बताया है कि कैसे इन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। तो प्रधानमंत्री ने जो भारत रत्न भूपेन हजारिका जी के लिए आलेख लिखा है, उसके कुछ मुख्य बिंदु आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से हैं। प्रधानमंत्री अपने आलेख में लिख रहे हैं कि 8 सितंबर का दिन बेहद ही खास है। असम के मेरे भाइयों और बहनों के लिए ये भी खास है कि ये 8 सितंबर का दिन क्योंकि भूपेन हजारिका की जयंती का ये दिन है और असम के मेरे भाइयों और बहनों के लिए ये खास हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेन हजारिका को याद करते हुए उन्हें नमन किया है और कई मुख्य बिंदु इस आलेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष की शुरुआत उनकी जन्मशती समारोह से हुई है और ये बेहद ही खास हो जाता है क्योंकि उनके अभूतपूर्व योगदान को ये याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह रहे हैं कि इनके हर शब्द में दया, सामाजिक न्याय, एकता और गहरी जड़ें शामिल हैं। वे असम की स्वदेशी पहचान और को अपने साथ लेकर चले हैं। इसके साथ सीखने की चाहत उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कॉटन कॉलेज से पहुंची। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की चाहत उन्हें अमेरिका ले गई। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जहां उस समय के प्रमुख शिक्षाविदों, विचारकों और संगीतकारों से मुलाकात हुई और गीत ऑल मैन रिवर भूपेन दा की प्रतिष्ठित रचना बिस्टर्नो परेरो की प्रेरणा रहा। भारतीय लोक संगीत के उनके प्रदर्शन के लिए अमेरिका में भी वे सम्मानित किए गए। पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला एलेनोर रूजवेल्ट ने उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। इसके साथ अमेरिका में ही रहने का उनके पास विकल्प जरूर था, लेकिन वे फिर भी अपनी मिट्टी पर वापस आए, भारत लौटे और भूपेन दा की रचनाएं आधुनिकता को देखने का एक सशक्त माध्यम बनी। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, संगीत से शक्ति और आशा मिली। तो भूपेन हजारिका के विचार प्रेरणा स्रोत हैं। भूपेन हजारिका की जीवन यात्रा में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना साफ तौर पर झलकती है। भूपेन दा एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। इसी के साथ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फिर भी वे जनसेवा की दुनिया से जुड़े रहे और भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। 1967 में वे असम के नोबोएचा के निर्दलीय विधायक चुने गए।
भारत की जनता और सरकार ने उनके अपार योगदान को मान्यता दी है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भूपेन हजारिका को नवाजा गया और फिर 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 2011 में भूपेन दा के अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए और शानदार जीवन की तरह मृत्यु में भी उन्होंने लोगों को एकजुट किया। उनके संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। संगीत, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए करें प्रेरित। ढोला और सादिया को जोड़ने वाला पुल भूपेन हजारिका के नाम पर ही है। इसके साथ साथ गीतों ने क्षेत्रों के दिलों को जोड़ा है। पुल जमीनों और लोगों को जोड़ रहा है। तो भूपेन हजारिका ने एकजुटता का एक बड़ा संदेश यहाँ दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को उजागर किया है और गीतों ने क्षेत्रों के दिलों को जोड़ा, पुल जमीनों को जोड़ा। और ऐसे में भूपेन हजारिका को यहाँ प्रधानमंत्री अपने आलेख के जरिए याद करते हुए, नमन करते हुए। इसके साथ ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने हजारिका जी को याद करते हुए एक्स पर लिखा कि ब्रह्मपुत्र के कवि कहे जाने वाले हजारिका जी की भावपूर्ण वाणी ने असम की भावना को दुनिया तक पहुंचाया और उनकी रचनाएं प्रेम, एकता और मानवता का संदेश देती थीं। उनकी धुनें सदैव हमारे हृदय में गूंजती रहेंगी और हमें संगीत की शक्ति की याद दिलाती रहेंगी जो हमें एकजुट करती है। उन्हें भारत रत्न प्रदान करके मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि उनकी विरासत अमर रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया न्यूज़ 10 में। न्यूज़ 10 में ब्रेक के से वापस लौटेंगे तो बात करेंगे मौसम की। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं मौसम के। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बरसात कहर बरपा रही है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश के आसार हैं। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। हालांकि विभाग का अनुमान है कि कल से अगले 3 दिन तक मानसून कमजोर रहेगा और बारिश की तीव्रता घट जाएगी। इस साल का मानसून प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा सक्रिय रहा है। आंकड़ों के मुताबिक शिमला में औसत से 113% और कुल्लू में 116% अधिक बारिश दर्ज की गई है। यही नहीं, अन्य जिलों में भी अपेक्षा से ज्यादा बारिश हुई है। इस असामान्य बारिश ने प्रदेश की सड़कों, मकानों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब तक प्रदेश में 4080 करोड़ रुपए की निजी और सार्वजनिक संपत्ति बरसात के कारण बर्बाद हो चुकी है। अकेले मकानों की बात करें तो 1194 घर पूरी तरह से ढह गए हैं, जबकि 5077 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। इसके अलावा 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1087 सड़कें अब भी बाधित हैं, जिससे आवाजाही में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कल से मॉनसून कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आज भी कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ पिछले कई दिनों से जो हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है, उससे भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश को पहुंचा है। फिर चाहे वो कई लोग जो अपने घर से बेघर हो चुके हैं, साथ ही इसके साथ भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं।
हिमाचल प्रदेश से आइए अब आपको ले चलते हैं पंजाब के कई जिले इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। साथ ही लगातार हो रही बारिश ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ से 2000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और 22,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं 3.87 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच लुधियाना में सतलुज नदी पर बने 2 बांध कमजोर हो गए हैं, जिनकी मरम्मत का काम जारी है। राज्य में आज से स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। तो पंजाब में इस समय बाढ़ का कहर जारी है। वहीं पंजाब में आई बाढ़ में सहायता प्रदान करने के संबंध में रेल और खाद्य प्रसंस्करण केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने इन राज्यों से पंजाब के लिए आर्थिक सहायता की अपील की है। अपने पत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने लिखा है कि पंजाब इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। इस संकट ने बुनियादी ढांचे को क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि पंजाबी ने हर संकट में दृढ़ता के साथ दिया है और आज जब पंजाब खुद संकट में है तो उसे देश से उसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से हर संभव मदद पंजाब को तुरंत पहुंचाने की अपील की है। और अब खबर गुजरात से। पिछले 24 घंटों में 222 तालुकाओं में अच्छी खासी बारिश हुई है। बनासकांठा के सुई गांव में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज कच्छ, बनासकांठा, पाटन और मेहसाणा के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, द्वारका, साबरकांठा और अरवली के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर आज नई दिल्ली में 13वें दौर की अहम वार्ता शुरू होने जा रही है। इस बार के एजेंडे में बाजार तक पहुंच, गैर शुल्कीय बाधाएं, उत्पादों के मूल स्थान के नियम और कृषि उत्पादों पर टैरिफ जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। भारत की ओर से वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस वार्ता का नेतृत्व करेंगे। यूरोपीय संघ की ओर से ट्रेड कमिश्नर मारोश शेफचोविच और कृषि कमिश्नर क्रिस्टोफ हैंसन के नेतृत्व में करीब 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचेगा। दोनों का लक्ष्य साफ है, साल 2025 के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देना। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या इस दौर की वार्ता में पुराने मतभेदों को सुलझाया जा सकेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इस साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। मानव विकास और समाज के लिए उनके अधिकारों को जानने और साक्षरता की ओर मानव चेतना को बढ़ाने देने के लिए हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा साल 2022 में शुरू किया गया उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। साक्षरता किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक तरक्की का आधार होती है। एक साक्षर और शिक्षित समाज ही लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक और सामाजिक उन्नति के बारे में बेहतर तरीके से सोच सकता है। यानी समाज जितना अधिक साक्षर होगा, देश का विकास भी उतना अधिक होगा। हालांकि 2024 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 73 करोड़ से अधिक युवाओं और वयस्कों में अब भी मूलभूत साक्षरता की कमी है। निरक्षरता की विश्वव्यापी समस्या पर विचार विमर्श के लिए सबसे पहले 8 सितंबर 1965 को शिक्षा मंत्रियों की विश्व कांग्रेस की बैठक तेहरान में आयोजित की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 1966 में अपने 14वें सत्र में यूनेस्को ने इस दिन यानी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। 1967 से हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। बुनियादी साक्षरता से वंचित लोगों में शिक्षा का प्रसार करने में डिजिटल लर्निंग टूल्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। डिजिटल युग में साक्षरता लोगों को सुरक्षित और उचित तरीके से डिजिटल सामग्री तक पहुंचने, समझने, मूल्यांकन करने, संवाद करने और डिजिटल सामग्री तैयार करने में भी मदद कर सकती है।
भारत में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 2022 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक इस कार्यक्रम में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर किया जा रहा है। उल्लास कार्यक्रम के तहत 15 साल से ऊपर के गैर साक्षर जो किसी वजह से औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन्हें साक्षर बनाया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित इस कार्यक्रम को वर्ष 2022 से 2027 के दौरान लागू किया जा रहा है। इस दौरान 5 करोड़ यानी हर साल 1 करोड़ लोगों को मूलभूत साक्षरता के साथ साथ वित्तीय और डिजिटल साक्षरता भी मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है। उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने देश भर में साक्षरता की मुहिम छेड़ी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप 2030 तक देश में पूर्ण साक्षरता सुनिश्चित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। दक्षिण बस्तर यानी दंतेवाड़ा एक ऐसी जगह जहां नक्सलवाद की छाया हमेशा रही है, लेकिन अब समय के साथ वहां की सूरत लगातार बदल रही है। यहां दंतेश्वरी महिला फाइटर्स लगातार मोर्चा संभाल रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। दंतेवाड़ा यानी दंतेश्वरी फाइटर महिला कमांडो। मैं इस वक्त मौजूद हूं बस्तर के कोर इलाकों में। इस जगह का मैं आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन यह बता सकता हूं कि इस वक्त महिला कमांडो देखिए किस तरह से नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैयार हैं और यहां पर लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। जब ऑपरेशन होते हैं तो इसी तरह ये महिला कमांडो जो नक्सलियों का कोर इलाका होता है उस इलाकों में घुसकर लगातार इसी तरह से सर्चिंग करते हैं। हाथ में AK-47 लेकर ये महिला कमांडर लगातार नक्सलियों से लड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिला कमांडो हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती होती है जब ये जंगल में जाते हैं सर्चिंग के दौरान। सभी महिला ड्यूटी जाते हैं, कई परेशानियां आता है, सबको चुनौतियों का सामना करते हुए जाते हैं सर। कभी कभी तो नदी आता है तो उसको पार करना पड़ता है, जैसे महिलाओं को बहुत परेशानी होती है, फिर भी जाते हैं। गांव के लोगों को आप क्या मैसेज देते हैं? वहाँ पर जंगलों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, क्या मैसेज देते हैं कि किस तरह से नक्सलवाद का खात्मा करना है? सर ये कि कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है और धीरे धीरे नक्सलवाद खत्म होगा सर। सर्चिंग करने जाती हैं, आप क्या कहेंगे किस तरह से आप उस इलाके में सर्चिंग करती हैं, किस तरह से ऑपरेशन बताइए थोड़ा। हम लोग पॉइंट ड्यूटी के लिए इंट मिलता है कि वहाँ नक्सली है, तो फिर हम लोग यहाँ से ड्यूटी के लिए मैसेज डाल दिया जाता है, फिर तैयार होकर फिर निकलते हैं सर। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको जंगलों में? नदियाँ आती है, पहाड़ आते हैं, फिर भी उन चुनौतियों को हम लोग इग्नोर करके जाते हैं सर। और गांव में यही मैसेज देना चाहते हैं कि नक्सल संगठन को छोड़ के शासन से जुड़े और शासन के सुविधाओं का लाभ ले। ये महिला कमांडो हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि बस्तर के कोर इलाकों में घुसकर लगातार ये सर्चिंग करती हैं, नक्सलियों से लोहा भी लेते हैं और इसी तरह गांव में भी ये मैसेज देने का प्रयास करते हैं लोगों को कि जिस तरह से यहां से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि देश से 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करना है। तो कहीं ना कहीं ये महिला कमांडो भी बस्तर के कोर इलाकों में घुसकर लगातार ऑपरेशन को अंजाम देती हैं। अपने कैमरा सहयोगी मनोज लोखंडे के साथ मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गजा में बंधकों की रिहाई को लेकर आखिरी चेतावनी दी है और नया संघर्ष विराम प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत हमास को पहले दिन सभी 48 बंधकों को छोड़ना होगा। बदले में इजराइल हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और संघर्ष विराम के दौरान शांति वार्ता होगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, इजराइल ने मेरी शर्तों को मान लिया है, अब समय आ गया है कि हमास भी मान ले। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हमास ने शर्त नहीं मानी तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। इजरायली अधिकारी के मुताबिक इजराइल ट्रंप के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। और अब खेल से जुड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूएस ओपन फाइनल में कार्लोस अल्कराज को बड़ी जीत यहां मिलती हुई नजर आई, क्योंकि यूएस ओपन फाइनल का खिताब उन्होंने जीत लिया है। फाइनल में अल्कराज ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी यानिक सिनर को मात दी है। इस जीत के साथ ही अल्कराज सिनर को हटाकर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं। छोड़ जाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के साथ, दीजिए अनुमति, नमस्कार।
यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज रविवार को यूएस ओपन के फाइनल में खेलने उतरे तो ये एक ऐतिहासिक क्षण था। ये दोनों खिलाड़ी इस साल लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने थे। ओपन एरा में ये पहला मौका था जब दो खिलाड़ी लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलने उतरे थे। वहीं यूएस ओपन के फाइनल में ये दोनों पहली बार आमने सामने थे। मैच का पहला सेट 6-2 से अल्कराज के नाम रहा। दूसरा सेट यानिक सिनर ने 6-3 से जीता और मुकाबला बराबरी पर आ गया। हालांकि नंबर 1 के ताज पर नजर टिकाए बैठे अल्कराज ने तीसरा और चौथा सेट 6-1, 6-4 से जीतकर मैच अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही अल्कराज सिनर को हटाकर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने रैंकिंग्स के शीर्ष पर सिनर का 65 हफ्तों से चला आ रहा वर्चस्व समाप्त किया। अल्कराज सितंबर 2023 के बाद पहली बार दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने हैं। ये अल्कराज का कुल मिलाकर छठा ग्रैंड स्लैम और दूसरा यूएस ओपन खिताब है। ओपन एरा में बियॉन बोर्ड के बाद अल्कराज पहले खिलाड़ी हैं जिसने 22 साल की उम्र में 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। वहीं 23 साल का होने से पहले 2 बार यूएस ओपन जीतने वाले वे तीसरे खिलाड़ी हैं। इस हार के साथ सिनर का नंबर 1 का ताज तो गया ही, वहीं हार्ड कोर्ट पर उनका 27 मैच से चला आ रहा विजय रथ भी थम गया। साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम संपन्न होने के साथ ही टेनिस की दुनिया में सिनर और अल्कराज का दबदबा बरकरार रहा। लगातार दूसरे साल चारों ग्रैंड स्लैम इन दोनों के ही नाम रहे। 2024 में सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जीता था। वहीं 2024 में अल्कराज ने फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीतने में कामयाबी पाई थी। वहीं इस साल यानी 2025 में सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन का खिताब अपने नाम किया। वहीं अल्कराज ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीतने में कामयाबी पाई है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।